Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Hashim. Dear students, today we are going to start a new chapter which is bank reconciliation statements. Dear students, as you know that जब कोई बिजनेस होता है तो वो अपने पास एक कैश बुक मेंटेन रखता है जो उसमें विड्रॉल्स और डिपॉजिट रिकॉर्ड करते हैं। जो बिजनेस का अकाउंटेंट जो कैश डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, जैसा कि पता है कि बंदा पैसे तो अपने साथ सारे नहीं रख सकता, कुछ वो पेमेंट करेगा, कुछ लोगों से लेगा, तो वो थ्रू बैंक वो ट्रांजैक्शंस होती है या वो कैश में लेगा बैंक में जमा करेगा। तो स्टूडेंट्स, जब कोई बिजनेस बैंक में डिपॉजिट करता है, हर बिजनेस का बैंक में भी एक अकाउंट होता है, तो वो दोनों को मेंटेन करने के लिए अपने पास एक कैश बुक रखता है और महीना या अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद वो बैंक से एक स्टेटमेंट भी मंगवाता है कि भाई हमें स्टेटमेंट दे दो कि हमारे पास और आपके पास जो बैलेंस है वो सेम है कि नहीं, उसमें कुछ डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई बिज़नेस अगर बैंक में डिपॉजिट करता है, उनके पास कैश बुक में, जैसा कि आपको पता है हमने पिछली क्लासेस कैश बुक में पढ़ा है, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जो ये रिसीव करता है वो हम अभी कैश की बात बैंक कॉलम की बात करते हैं, कैश की बात हम अभी नहीं करते हैं इस लेक्चर में। सो जब वो कस्टमर से रिसीव करता है, चेक रिसीव करता है या कैश रिसीव करता है बिजनेस, और वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो वो जो उसका कैश कॉलम होता है, जैसा कि हमने कैश बुक में पढ़ा है, तो वो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में वो अमाउंट डेबिट करता है। तो साथ साथ ही जब वो बैंक में जमा करते हैं वो पैसे यानी डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक भी एक स्टेटमेंट बनाता है। बैंक का काम इससे उलट होता है। उलट इस तरह होता है कि जो ये डेबिट करता है, जब किसी के पैसे बैंक अकाउंट में जमा होते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करते हैं उतनी ही अमाउंट से जितना उसने डिपॉजिट किया। ये बैंक क्रेडिट क्यों करता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है, बैंक ने तो पे करना है ना। फॉर एग्जांपल ABC बिजनेस कंपनी है, उसने 1000 रुपये जमा किए बैंक में, तो उसने अपने कैश बुक में ये डेबिट की, लेकिन जब बैंक में जमा किए तो बैंकर ने उसको उस बंदे के अकाउंट में, उस बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट किए उतने ही अमाउंट से जितना उसने जमा किया था, डिपॉजिट किया था। तो उससे बैंक ने क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये तो बैंक पे लाइबिलिटी है ना, बैंक ने ये पे करना है। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं पेमेंट के लिए या हम कोई विड्रॉल करते हैं, ये बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस वाला कोई विड्रॉल करता है या किसी को चेक इशू करता है कि आप जाके वहाँ से कैश करें बैंक से, तो वो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में वही अमाउंट क्रेडिट करता है। जो ये डेबिट साइड हो गया कैश बुक का, ये क्रेडिट साइड, ये रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड। जब वो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में जितना अमाउंट वो क्रेडिट करता है और चेक जाके बैंक वाले उसको कैश करके उतने ही अमाउंट से उसका अकाउंट डेबिट करता है, यानी बैंक अकाउंट उतने से कम हुआ, कैश बुक उसका उतने अमाउंट से कम हुआ। तो ये दोनों बुक्स साथ साथ चलती रहती है। जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो बिजनेस का जो बॉस होता है वो अक्सर अकाउंटेंट को कहता है कि भाई मेरा खाता ठीक करो, मेरा खाता मुझे दिखाओ महीने के एंड में कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, और ये बैलेंस डेबिट में बचा है हमारे पास कि क्रेडिट में बचा है। इससे हमारे बिजनेस का पोजीशन का पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का क्या पोजीशन है, कितना कैश है हमारे साथ। और तो वो साथ साथ ही अकाउंटेंट जाके बैंक से भी एक स्टेटमेंट मंगवाता है, जो बैंक ये स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड करता है, और उसमें भी साफ साफ सब कुछ लिखा होता है कि फ़ला डेट पे चेक नंबर फ़ला हमारे पास डिपॉजिट हुआ है या हमसे क्रेडिट हुआ है। साथ में वो भी बैलेंस यहाँ पे लिखता है कि महीने के एंड में या अकाउंटिंग पीरियड
कि एंड में इतना बैलेंस बचा है और ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट है या ये बैलेंस फेवरेबल है। तो स्टूडेंट्स जब दोनों सेम आते हैं फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो ठीक है, खाता ठीक चल रहा होता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पैदा होता है जब दोनों में कोई फ़र्क आता है। और फ़र्क क्या आता है, या तो इनके पास बैलेंस ज़्यादा होता है, इनके पास कम होता है, या कैश बुक में जो बैलेंस है वो कम होता है और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, इनको भी हमने देखते हैं कि डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है। तो डिफरेंस क्रिएट होने की कुछ वजूहात है स्टूडेंट्स। वो वजूहात क्या है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, वजूहात इस वजह से पैदा होते हैं जब कोई बिजनेसमैन चेक इशू करता है। चेक क्यों इशू करता है, क्योंकि इसका कोई क्रेडिटर है। ये बिजनेस ABC बिजनेस है, इसका कोई क्रेडिटर है। आप बखूबी क्रेडिटर जानते हैं, क्रेडिटर वो होता है जिसको हमने पे करना है, या इसका सप्लायर हम कह दें, इसका कोई सप्लायर है, इसका कोई क्रेडिटर है, उसको इस बिजनेस ने पैसे पे करने हैं। तो वो चेक इशू करता है कि भाई जाके ये चेक ले जाओ और बैंक से कैश कराओ। तो महीने के एंड में फॉर एग्जांपल 28, 29 को इसने चेक इशू किया, तो लाजमी बात है, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, चेक पेमेंट में तकरीबन 2-3 दिन तो लगते हैं, या अक्सर क्रॉस चेक इशू करते हैं तो वो पैसे इसके अकाउंट से काट के क्रेडिटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में तकरीबन 2 दिन या 3 दिन तो नॉर्मली लगते हैं। तो इस दौरान महीना एंड हुआ और इसके बैंक अकाउंट से अभी तक पैसे क्रेडिट नहीं हुए, लेकिन इसने जो चेक इशू किया इतने अमाउंट से, तो इसने तो अपने बैंक कॉलम से पैसे तो क्रेडिट किया ना कैश बुक से, और यहाँ से क्रेडिट अभी तक नहीं हुए। तो जब बैंक स्टेटमेंट महीने बाद मंगवाया जाता है तो डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि बैंक कॉलम जो कैश बुक का है वो कम हुआ है और जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें अभी तक कमी नहीं आई, तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। या इसने 3, 4 या 5 चेक्स इशू किए मुख्तलिफ डेट्स के, जिसमें 2-3 चेक्स कैश हुए, क्रेडिटर ने कैश किए, बाकी चेक्स अभी तक कैश नहीं किए, तो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ। या स्टूडेंट्स चेक डिपॉजिट का क्या मतलब, कि इसको चेक मिला, जो बिजनेस है इसको अपने डेटर से, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि व्हाट इज डेटर वो होता है जिससे बिजनेस ने पैसे रिसीव करना है, जो अकाउंट रिसीवेबल हो। तो बिजनेस ने चेक रिसीव किया और वो चेक जाके बैंक में डिपॉजिट किया कि भाई ये चेक मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवाओ, बैंकर से कहा। इसने जो ही बैंक अकाउंट में चेक जमा किया तो वो चेक तो इसने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट किया, उतनी ही अमाउंट से इसने अपने कैश बुक में डेबिट किया, जिससे इसका कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ गया। लेकिन उसको जमा करने में, जैसा कि मैंने कहा, 2-3 दिन लगते हैं, या चेक में कोई प्रॉब्लम है, मतलब साइन में कोई मसला है, या उस डेटर के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, काफ़ी वजूहात हो सकती है ना, टेक्निकल इश्यूज भी हो सकती है। तो बदकिस्मती से बैंक ने वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए। जब कि पैसे उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए तब भी ये बुक बढ़ गया, ये बुक कम हो गया, तो भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, यानी डिफरेंस क्रिएट हुआ ना दोनों के दरमियान, यह भी डिफरेंस क्रिएट हुआ। या फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको पता है कि बैंक वाले अक्सर महीने में या एनुअली या सेमी एनुअली, बट नॉर्मली मंथली बेसिस पे वो कुछ चार्जेस काटते हैं बंदे के बैंक बैलेंस से। चार्जेस क्या मतलब, SMS चार्जेस काटते हैं, या बैंक कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो चार्ज करते हैं, या अक्सर जो बिजनेस वाला होता है वो उसने अगर किसी को पे करने हैं हर मंथ, यानी इंश्योरेंस पे करना है, या बिल्स, जिस तरह हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, जो बिल है वो पे करना है,
या इस तरह किसी और को पे करने हैं, और स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसके साथ में यहाँ पे लिखूँ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, या मैं लिखूँ बैंक चार्जेस, तो वो तो बैंक काटता है एज पर देयर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बिजनेस के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे बैंक ने वो पैसे डेबिट किए, काट लिए, इसके बैंक बैलेंस है, लेकिन वो पता अभी तक जो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस है उसको पता नहीं है कि इसने तो पैसे काट लिए। महीने बाद जब इसने बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लिया उससे टैली, अपने कैश बुक से टैली करने के लिए, तो उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि ये कम हुआ है कुछ पैसों से, वो पैसे अभी इसको पता नहीं, तो इसने तो अपने बैंक अकाउंट से बैंक कॉलम से क्रेडिट नहीं किए, ये भी एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। या स्टूडेंट्स एक और केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस बिजनेस का एक डेटर है जिसने इस बिजनेस को पैसे पे करने हैं, वो डायरेक्टली जाके डिपॉजिट करते हैं बैंक में। वो डायरेक्टली बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करते तो बैंकर ने तो फिर से उसके अकाउंट में क्रेडिट किए, जिससे फिर इस बिजनेस का अकाउंट बढ़ गया। लेकिन अभी उस डेटर ने इस बिजनेस के अकाउंटेंट को या बॉस को या जो मैनेजर वगैरह जो भी हो उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई मैंने वो पेमेंट थ्रू बैंक, डायरेक्टली थ्रू चेक थ्रू बैंक की है। तो इस वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हुई। जिस तरह मैंने कहा कि अगर डिफरेंस ना हो, दोनों टैली हो, फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर डिफरेंसेस आए दोनों में, या ये बढ़ गया ये कम हो गया, या ये अकाउंट बढ़ गया ये कम हो गया, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो उस डिफरेंस को ढूंढने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, और स्टूडेंट्स ये जहन में याद रखें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, यानी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अगर जिस तरह की मैंने कहा कि एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, तो ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ये डिफरेंसेस है, यहाँ पे रिकॉर्ड है यहाँ पे नहीं, या ये अकाउंट बढ़ गया है ये कम हो गया है, यानी इसमें रिकॉर्ड नहीं, तो जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। अच्छा, इसमें एक और केस सुनिए स्टूडेंट्स। जिस तरह कि मैंने इस चेक इशू में बात की कि बैंक ने बिजनेस ने 3 चेक्स इशू किए, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की 5 चेक्स इशू किए, 5 चेक्स जो कि 200 रुपये के 5 चेक्स इशू किए अपने क्रेडिटर को और मुख्तलिफ डेट्स के कि जाके ये कैश कराओ। उसने 3 चेक्स जो कि 600 रुपीज़ बनती है, 600 रुपये की उसने चेक्स कैश किए, तो इसके अकाउंट से 600 रुपये माइनस हुए, जो कि अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस है, इसने 1000 रुपये क्रेडिट किए हैं। तो महीने बाद जब बैंक से स्टेटमेंट मंगवाया गया तो डिफरेंस यहाँ पे 400 का क्रिएट हुआ, क्योंकि 600 तो इसने कैश किए थे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अभी वो 600 या 1000 अभी रिकॉर्ड नहीं होंगे। बीआरएस में सिर्फ 600 जो डिफरेंस है, या जो 400 जो डिफरेंस है वो रिकॉर्ड होंगी। अभी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उस पर हम बात करेंगे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ये तो थी एक सिनेरियो कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड क्या होगा, जो डिफरेंसेस हैं, जो चार्जेस बैंक चार्जेस इसने काटे हैं यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे डिपॉजिट हुआ यहाँ पे नहीं है, या यहाँ से कम हुआ है, या इस तरह जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे बात करते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अभी बनेगा कैसे। स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा ऐसे कि अगर हम कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करें और कैश बुक बैलेंस हमारे पास हो डेबिट,
कैश बुक बैलेंस हमेशा डेबिट होना चाहिए। डेबिट का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे बढ़ गया है कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट हुआ, डेबिट से मैं यहाँ पे पेंसिल से लिखूँ तो बहुत बेहतर होगा, फिर उसको मिटाना भी आसान होगा। कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट हुआ और वो डेबिट से स्टार्ट हुआ, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारा टारगेट अभी क्या होगा, हम देखेंगे बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, जिसको हम पासबुक भी कहते हैं, पासबुक। तो हमारा टारगेट होगा पासबुक बैलेंस। स्टूडेंट, अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि पासबुक कितने से बढ़ गया। बढ़ने का क्या मतलब, जिस तरह कि मैंने कहा कि यहाँ इसने 1000 रुपये क्रेडिट किए हैं, यानी ये बैंक कॉलम कैश बुक ये कम हुआ है 1000 से, और ये 600 से कम हुआ है, तो डिफरेंस 400 हुआ। यानी 400 अभी इससे कम नहीं हुए, ये ज़्यादा कम हुआ है, और ये अभी 400 से बढ़ गया है, यानी 400 रुपये इस बैंक अकाउंट में ज़्यादा है। तो हम देखेंगे अगर कैश बुक डेबिट से BRS स्टार्ट हुआ है और बैंक बुक जो हमारा ऑपोजिट टारगेट बुक है वो है बैंक स्टेटमेंट अगर बढ़ गया हो, बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया हो तो उतना ही बैलेंस हम यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स कैश बुक डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ और बैंक स्टेटमेंट हमारे से कम हुआ, जितने अमाउंट से कम हुआ, तो हम माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ऑपोजिट बुक के बढ़ने पे प्लस करेंगे और अपोजिट बुक के कम होने पे हम माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह अभी मैं सिनेरियो चेंज करता हूँ। अभी कैश बुक बैलेंस, जिस तरह के मैंने कहा कि कैश बुक में बैंक बैलेंस में जब बैलेंस यानी पैसे जमा होते हैं तो वो बढ़ जाता है और उसको वो क्रेडिट होने पे बढ़ जाता है बैंक स्टेटमेंट। अगर कैश बुक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से शुरू हो जाए और वो क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस वो फेवरेबल होता है, तो फिर हमारा टारगेट क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट जब क्रेडिट से स्टार्ट हो तो हमारा कैश बुक, तो हमारा टारगेट अभी कैश बुक होगा ना इस सिनेरियो में। तो अगर इस केस में कैश बुक बढ़ जाता है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, इस बुक में कमी आती है और इस बुक में ज्यादती आती है, यानी ये बढ़ जाता है, तो अपोजिट बुक को टारगेट करके हम उसको प्लस करेंगे उतना ही अमाउंट जो डिफरेंस हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट से हम स्टार्ट करें और जितने अमाउंट से कैश बुक डिक्रीज होता है यानी कम होता है तो उसको हम माइनस करेंगे। ये सिर्फ एक प्लस और एक माइनस नहीं, यहाँ पे पूरा एक सिलसिला होता है। हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे और उसमें हम फाइंड करेंगे कि हम किस तरह इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास बैलेंस बचेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर अनफेवरेबल बैलेंस से कोई भी बुक स्टार्ट हो जाए, अनफेवरेबल मीन्स अगर कैश बुक हमारे साथ, यहाँ पे अगर मैं इसको मिटाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर हमारा BRS कैश बुक डेबिट से यानी DR जो कि क्रेडिट जो कि अनफेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट से स्टार्ट हो जाए, या हमारे पास बैंक स्टेटमेंट या जिसको पासबुक बोलते हैं वो डेबिट से स्टार्ट हो जाए, डेबिट बैलेंस से, यानी अनफेवरेबल, डेबिट अनफेवरेबल, क्रेडिट अनफेवरेबल, तो फिर हम सेम बुक को टारगेट करेंगे ना कि अपोजिट बुक को। अगर अनफेवरेबल से, इस सिनेरियो में देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारा कैश बुक क्रेडिट से यानी अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो जाए, BRS हमारा कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम सेम बुक को देखेंगे। अगर हमारा कैश बुक बढ़ जाता है जितने बैलेंस से, तो हम उतना अमाउंट ऐड करेंगे। अगर कैश बुक बैलेंस हमारा कम हो जाता है तो हम माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हमारा BRS
बैंक स्टेटमेंट से यानी अनफेवरेबल बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट के अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो हम इस सेम बुक को, ना कि ऑपोजिट, यानी इसका ऑपोजिट बुक कौन सा है, कैश बुक नहीं, हम सेम बुक बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे। अगर बैंक स्टेटमेंट बढ़ जाता है तो हम प्लस करेंगे, अगर बैंक स्टेटमेंट कम हो जाता है तो हम इसको माइनस करेंगे। लास्ट में हमारे पास बैलेंस बचेगा। अब बैलेंस क्रेडिट बचेगा या डेबिट बचेगा, इस पे हम अब बात करेंगे। लेकिन ये थी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की पूरी एक सिनेरियो। उम्मीद है आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी कि कैसा हम बीआरएस स्टार्ट करेंगे, कौन सा अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे यानी माइनस करेंगे, कौन सा प्लस करेंगे, अगर किस बुक से स्टार्ट हो जाए, किस सिचुएशन में स्टार्ट हो जाए, तो हम उतने ही अमाउंट से उस तरह डेबिट या क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी इसके अलावा हम एक ये देखते हैं कि जब हमारा बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिस तरह मैंने कहा आपसे, आप समझ गए होंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे कि वो क्या होता है और उसको क्यों बनाया जाता है और उसको किस तरह बनाया जाता है। अगर हमारा बीआरएस स्टार्ट होता है कैश बुक के डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो जाता है, और उसमें हम कुछ अमाउंट प्लस, कुछ माइनस, कुछ प्लस, कुछ माइनस, प्लस माइनस करके लास्ट में जो हमारे पास बैलेंस आता है, बैलेंस, अगर वो बैलेंस हमारे पास, वो बैलेंस, अच्छा बैलेंस आएगा ऑपोजिट बुक का। अगर हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा अभी फाइंड करेंगे। अगर हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक से स्टार्ट हो जाए तो लास्ट में हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारा बीआरएस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से स्टार्ट हो जाए और हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो बैलेंस आ जाए, सो दैट बैलेंस, अगर वो बैलेंस पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव का मतलब यानी 100 माइनस फॉर एग्जाम्पल 50 या 60, तो हमारे पास ये 50 आया ना, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस में हमारा आंसर आए, सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारा बीआरएस कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से यानी अनफेवरेबल, या इसको ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट होता है हमारा बीआरएस कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है नेगेटिव में। किस तरह नेगेटिव में? फॉर एग्जांपल 100, ये कैलकुलेशंस में हमें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा जब वो हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 माइनस 140, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 100 माइनस 140। ज़ाहिरी बात है ना कि फॉर एग्जांपल हम देखें 100 माइनस 140, तो माइनस 40 आया ना, माइनस में हमारे पास आंसर आया ना। तो अगर नेगेटिव में आंसर आए, सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दैट विल बी आल्सो अ क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। अगर हमारा बीआरएस कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हो जाए और आंसर भी हमारे पास जो बैलेंस है, वो बैलेंस भी हमारे पास नेगेटिव में इस तरह में आए, तो हम लिखेंगे कि बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप खुद ही रीड कर सकते हैं, या आप खुद ही रीड करें, आपको बखूबी अंदाज़ा लग जाएगा। आप, उम्मीद है, बैंक बैलेंस बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस पे समझ गए होंगे। अच्छा, वेयर बीआरएस स्टार्ट्स विद कैश बुक बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट, एंड आंसर कम्स इन पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स अगर इस तरह सिचुएशन है, जिस तरह कि मैंने कहा 100 माइनस 40, तो ये 60, ये पॉजिटिव। देन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विल डेबिट बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस जो होता है वो डेबिट में हो तो उसको हम अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अच्छा, बीआरएस स्टार्ट्स विद बैंक बैलेंस क्रेडिट।
अगर बैंक बैलेंस क्रेडिट इट मीन्स फेवरेबल एंड आंसर कम्स इन पॉजिटिव। अगर इस सिचुएशन में आए जो बैलेंस, आंसर मीन्स बैलेंस, आंसर से मुराद मेरा वो बैलेंस है जो लास्ट में बैलेंस बच रहा है, अगर वो बैलेंस आए पॉजिटिव में सो देन इट इज बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस। अच्छा, इस तरह यह भी है BRS स्टार्ट विद बैंक बैलेंस डेबिट अनफेवरेबल एंड आंसर मीन्स बैलेंस कम्स इन पॉजिटिव में हुआ है, देन इट इज बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस मीन्स अनफेवरेबल। ये कैश बुक, अच्छा मैंने सॉरी बैंक बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस। स्टूडेंट्स ये थी BRS की इंट्रोडक्शन, ये हमने BRS की इंट्रोडक्शन की। अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे जाके मुख्तलिफ ये जो जितनी भी सिचुएशंस है इस एक केस से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स के किस तरह बैंक रिकॉन्सिलिएशन को बनाया जाता है और किस तरह उसमें बैलेंस एज पर बैंक बुक यानी बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक फेवरेबल अनफेवरेबल ये सारा हम सब किस तरह लिखेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर का समझ आ गया होगा बहुत बखूबी। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे और नेक्स्ट क्लासेस को लाजमी फॉलो करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।